हेलो। जिनका सेमेस्टर 6 है और मेन हिंदी है, उनके लिए एक प्रश्न है। हिंदी की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं तथा प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अथवा यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है। इस कथन की समीक्षा करते हुए निबंध के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा निबंध गद्य की कसौटी है। इस उक्ति की चर्चा करते हुए निबंध के विविध प्रकारों का परिचय दीजिए। अथवा यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है। इस कथन की चर्चा करते हुए निबंध की विशेषताएं बताइए। अथवा निबंध को गद्यकार की कसौटी क्यों कहा गया है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए निबंध के लक्षण बताइए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम पूर्व भूमिका, निबंध की परिभाषा, निबंध का स्वरूप, गद्य की कसौटी, निबंध की मुख्य विशेषताएं, निबंध के विविध प्रकार, उपसंहार के रूप में देखेंगे। निबंध शब्द संस्कृत भाषा है, परंतु संस्कृत साहित्य में उसका प्रयोग उस अर्थ में नहीं हुआ है जिस अर्थ में आज हिंदी में उसका प्रयोग होता है। संस्कृत में प्रबंध काव्य के साथ निबंध काव्य प्रचलित है। हिंदी में निबंध को गद्य साहित्य का प्रकार माना जाता है और अंग्रेजी के ऐसे का पर्याय समझा जाता है। अब हम देखते हैं निबंध की परिभाषा में। निबंध का शाब्दिक अर्थ सुव्यवस्थित बंधा हुआ विशेष रूप का बंधन। आदि है। संस्कृत में निबंध के पर्यायवाची रूप गद्य विधान, लेख, प्रबंध आदि प्रयुक्त किए गए हैं। वर्तमान काल में निबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी ऐसे से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है अभिप्सिव विषय के निरूपण का प्रयास। हिंदी के प्रमुख समीक्षकों तथा निबंध लेखकों ने निबंध की जो भिन्न भिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की है, उनमें से कुछ देखते हैं। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत एवं पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। यह बाबू श्याम सुंदर दास का कहना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत विशेषता हो। बाबू गुलाब राय ने कहा है कि निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा
आवश्यक संगति और संबद्धता को के साथ किया गया हो। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि निबंध उस कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं जिसमें वैयक्तिक दृष्टिकोण तथा वर्णनात्मक ढंग से विषय का प्रभावपूर्ण वर्णन हो और जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतंत्र पूर्ण हो। यहाँ बाबू गुलाब राय की परिभाषा अधिक मननीय एवं महत्वपूर्ण है। पश्चिम के लेखकों की बात करें तो निबंधकारों ने भी निबंध के स्वरूप का विस्तृत विश्लेषण विवेचन किया है। फ्रेंच निबंध के जनक मोंटेन निबंध को अपने व्यक्तित्व का चित्र कहते हैं। I am the subject of my essays। तो डॉक्टर जॉनसन निबंध को मस्तिष्क की एक शिथिल विचार तरंग मानते हैं। जीपी प्रिस्टले के अनुसार निबंध मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल अभिव्यक्ति है। इस प्रकार हम देखें तो निबंध की अनेक परिभाषाएं दी गई है। अब हम देखते हैं निबंध का स्वरूप। गद्य की कसौटी। हिंदी लेखकों की परिभाषा के अनुसार निबंध में अनेक लक्षण होते हैं और उन्हीं लक्षणों का के आधार पर स्वरूप का निर्धारण होता है। अब हम उनके उस लक्षणों को देखते हैं। निबंध के लक्षण में हम कह सकते हैं कि यह सीमित आकार की गद्य रचना है। इसमें निजीपन और व्यक्तित्व की छाप होती है। अपूर्णता रहते हुए भी स्पष्टता यह पूर्ण रचना है। इसमें संगति और संबद्धता का सहभाव होता है। इसमें शैली का सौष्ठव और सजीवता आवश्यक है। हिंदी विद्वानों में निबंध के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत विशेष महत्वपूर्ण है। उन्होंने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। उनका कहना है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है। शुक्ल जी का यह कथन संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्ति गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति पर आधारित है। गद्य लिखना कवियों के लिए कठिन है। कवि जितनी सरलता एवं शीघ्रता से कविता लिखता है, उतनी सरलता एवं शीघ्रता से गद्य नहीं लिख पाता। गद्य लेखन में उसकी कसौटी होती है। इसी प्रकार गद्यकार गद्य की अन्य विधाओं की रचना
सरलता पूर्वक कर लेता है, परंतु निबंध लेखन में उसे कठिनता का अनुभव होता है। निबंध लिखने से चुस्तता एवं चिंतन की आवश्यकता होती है। निबंध में गद्य का वास्तविक रूप देखा जा सकता है। उसमें लेखक के व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रतिबिंब झलकता है। निबंध लेखन को थोड़े में बहुत कुछ कहना पड़ता है, गागर में सागर भरना पड़ता है। यही कारण है कि जो गूढ़ गंभीर विषयों को सरल सुबोध शैली में व्यक्त कर देता है, वही सफल निबंधकार बन सकते हैं। यह कार्य सभी गद्यकार नहीं कर सकते। गद्यकार कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण आदि लिख सकता है, परंतु निबंध लिखने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है। प्रभावपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण भाषा शैली की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से सभी निबंधकार गद्यकार तो होते हैं, परंतु सभी गद्यकार निबंधकार नहीं हो सकते। आचार्य शुक्ल स्वयं एक कुशल निबंधकार है, इसलिए वे निबंध लेखन के परिश्रम से भली प्रकार परिचित है। उनके अनुसार भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक होता है। वे कहते हैं कि स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ, अर्थात शैली ही व्यक्ति है। इससे स्पष्ट होता है कि निबंध गद्यकार की कसौटी है। निबंध में हिंदी निबंध में अंग्रेजी के ऐसे की अनुप्रेरणा से विकास हुआ। अंग्रेजी साहित्य में निबंध रचना व्यक्तिगत होते हुए भी असंबद्ध एवं अपरिपक्व विचार प्रस्तुत करती है, परंतु ज्यों-ज्यों निबंध का विकास हुआ, त्यों-त्यों उसमें संगठन एवं विषय की तारतम्यता की आवश्यकता अनुभव की गई तथा कालांतर में संगठन एवं विषय की तारतम्यता निबंध का अपरिहार्य अंग बन गई। धीरे धीरे संबंध की महत्ता बढ़ती गई, उसकी परिभाषा के मान और मूल्य में वृद्धि हुई तथा आज हम अंग्रेजी निबंध का एक विशाल एवं व्यापक रूप पाते हैं। हिंदी में भी अनेक उत्कृष्ट निबंध प्रकाशित हुए हैं। अब हम देखते हैं निबंध की मुख्य विशेषताएं। निबंध एक छोटा सा गद्य विधान है जिसमें निबंधकार जीवन या जगत से संबंधित किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अद्भुत अपनी मानसिक और बौद्धिक प्रतिक्रियाओं की इस प्रकार निर्बाध अभिव्यक्ति करता है कि यह अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण हो। इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं तो इसकी मुख्य विशेषताओं में हम देख सकते हैं वैयक्तिकता, संक्षिप्तता, सुसंबद्धता, सजीवता और आत्माभिव्यक्ति। अब इनके विषय में हम देखते हैं वैयक्तिकता।
निबंध में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्टतः झलकता है। उसमें हमें उसके निजी विचारों का परिचय अवश्य मिल जाता है। उसके चरित्र का प्रत्यक्ष प्रभाव विषय पर पड़ता है। इस प्रकार वैयक्तिकता निबंध की सबसे पहली विशेषता है। पश्चिम के विवेचकों ने इस विशेषता को अधिक महत्व दिया है। अब हम देखते हैं संक्षिप्तता। निबंध प्रायः छोटी रचना है। थोड़े से थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त कर देने में ही निबंधकार की सफलता निहित होती है। दूसरे शब्दों में जो गागर में सागर भरे वही सफल होता है। निबंध संक्षिप्त होते हुए भी स्वतः संपूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं सुसंबद्धता। निबंध में स्वतंत्रता पूर्वक विषय का प्रतिपादन होता है, परंतु वह प्रभावशाली विशृंखलित नहीं होता। उसमें विचारों की एक सूत्रता होती है। कभी निबंधकार अवान्तर विषयों की अवतारणा भी करता है, परंतु अवान्तर विषय मूल विषय से जुड़े हुए होते हैं। सजीवता। निबंध में वार्तालाप की सजीवता एवं रोचकता होती है। इस विशेषता के कारण गंभीर विषय पर लिखा गया निबंध दुर्बोध नहीं लगता। निबंध पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि लेखक हमारे साथ बातचीत कर रहा है। अब हम देखते हैं आत्माभिव्यक्ति। निबंध में गीति काव्य की तरह लेखक के निजीपन का उद्घाटन होता है। निबंधकार का जीवन दर्शन पाठकों के हृदय और बुद्धि दोनों पर अपना प्रभाव डालता है, जबकि गीति काव्य केवल हृदय को ही प्रभावित करता है। यह निबंध की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम निबंध के विविध प्रकार देखेंगे, जिसमें हम उसे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक विषय प्रधान निबंध यानी कि ऑब्जेक्टिव ऐसे, और दूसरा विषयी प्रधान निबंध अर्थात सब्जेक्टिव ऐसे। विषय प्रधान निबंधों में सामाजिक, ऐतिहासिक आदि अनेक विषयों पर लिखे गए निबंध आते हैं। ऐसे निबंधों में लेखक के निजीपन की झलक बहुत कम मिलती है। विषय प्रधान निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से उभरकर हमारे सामने आता है। शैली या अभिव्यक्ति के आधार पर निबंध को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1 वर्णनात्मक, 2 विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। वर्णनात्मक निबंधों के विषय में कहें तो इन निबंधों में प्राकृतिक उपकरणों तथा भौतिक पदार्थों का वर्णन रहता है। ये पदार्थ प्रायः स्थिर होते हैं और इन निबंधों का संबंध प्रायः वर्णनात्मक निबंधों की वर्णन शैली को व्यास शैली कहा जाता है। व्यास शैली में वर्ण्य पदार्थ ही बहुत विस्तृत विलोचना की जाती है। अब हम देखते हैं विवरणात्मक निबंध। गतिशील वस्तुओं का तथा काल और परिस्थितियों का जिनमें वर्णन रहे वे निबंध विवरणात्मक कहलाएंगे। इनमें
भी अधिकतर ऐतिहासिक घटनाओं, महापुरुषों की संक्षिप्त विवरणात्मक जीवनियों तथा यात्राओं का वर्णन ऐसे ही निबंधों में रहता है। विचारात्मक निबंध को देखते हैं। इसमें बौद्धिक विवेचन की प्रधानता रहती है। दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि विषयों की विवेचना ऐसे ही निबंधों में रहती है। तर्क के साथ साथ इनमें भावना का भी कभी कभी मिश्रण होता है। विचारात्मक निबंध व्यास शैली के अतिरिक्त समास शैली में भी लिखे जाते हैं। समास शैली में संक्षिप्तता को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात थोड़े से थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। अब हम देखते हैं भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों का संबंध हृदय से है। इनमें बुद्धि तत्व की अपेक्षा भाव तत्व की प्रधानता होती है। इसी कारण इसमें रागात्मकता की अधिकता होती है। इनमें कवित्वपूर्ण निबंध भी कहा जा सकता है। अहमदाबाद निबंधों में अब हम देखते हैं भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों का संबंध हृदय से है। इनमें बुद्धि तत्व की अपेक्षा भाव तत्व की प्रधानता होती है। इसी कारण इसमें रागात्मकता की भी अधिक रहती है। इनमें कवित्वपूर्ण निबंध भी कहा जा सकता है। भावात्मक निबंधों में एक विशेष सजीवता, तड़प और हार्दिक सौंदर्य विद्यमान रहता है। भावात्मक निबंधों में दो प्रकार की शैलियाँ प्रयुक्त की जाती है, एक विक्षेप और दूसरी धारा। विक्षेप शैली में कुछ दूर तक संबंध, बीच बीच में उखड़े उखड़े वाक्य तो अधूरे छूटे हुए प्रश्न रहते हैं। विक्षेप शैली में के विपरीत धारा शैली में भावों का प्रकटीकरण प्रवाहमय होता है। इस प्रकार निबंध के अनेक प्रकार है। उपसंहार के रूप में हम कहें तो हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के ऐसे से लिया ऐसे के समानार्थक रूप में होता है। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय आदि हिंदी आलोचकों तथा निबंधकारों ने निबंध की जो परिभाषाएं दी है वे अंग्रेजी के विवेचकों तथा निबंधकारों की परिभाषाओं से बहुत साम्य रखती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्यकार की कसौटी मानकर गद्य की अन्य विधाओं से निबंध का कौटिल्य एवं महान प्रदर्शन किया है। निबंध की विशेषताओं में वैयक्तिकता विशेष महत्व रखती है। निबंध के विविध प्रकारों में विचारात्मक निबंध विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें व्यास और समास दोनों शैलियों का प्रयोग होता है। हिंदी में विचारात्मक निबंध अधिक लिखे गए हैं। इस प्रकार यह प्रश्न यहाँ पूर्ण होता है।